9 दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत आपने सुनी होगी और इसका अर्थ भी समझते होंगे। लेकिन मैं यहाँ कोई हिंदी कहावतों की कक्षा नहीं, बल्कि भारतीय जहाज़ों के मामले में एक अहम पॉइंट लेकर हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ उमाशंकर सिंह और मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले और फिर जंग की शुरुआत के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और इस बीच भारत के महज 4 जहाज़ जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर पाए हैं। महज 4 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत है उसके लिहाज से ये 4 जहाज़ काफ़ी कम हैं। इस चुनौतीपूर्ण हालत में कूटनीतिक कामयाबी के मद्देनज़र उसके हिसाब से बेशक ये कुछ को बहुत अधिक लग रहे हों, लेकिन घरेलू मांग को देखते हुए, घरेलू ज़रूरतों को देखते हुए ये निहायत ही कम है। ख़ासतौर पर तब जब हमारी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों का 50% से अधिक का हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता हो और जिसे भारत पहुंचने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता हो। अगर ब्रेकअप देखें तो भारत एलपीजी का करीब 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर आता है, भारत आता है, और कच्चे तेल का भी करीब 40% हिस्सा यहीं से आता है। जब युद्ध शुरू हुआ उसके 1 हफ्ते बाद ये जानकारी दी गई, ये जानकारी सामने आई कि 28 भारतीय जहाज़ जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास फंस गए हैं या अटक गए हैं। इनमें से 4 जो हैं वो पूरब में यानी कि ओमान की खाड़ी में अटके थे। उनमें से भी कुछ की जो वहाँ से रवानगी है वो हो चुकी और अपने मंजिल तक वो पहुँच चुके। एक जो है वो अफ्रीका की तरफ गए थे, वो जानकारी आई थी। और जो 24 जहाज़ हैं वो पश्चिम यानी कि फारस की खाड़ी में थे, उनमें से 4 जहाज़ आ चुके हैं। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन अगर मैप देखेंगे तो ओमान की खाड़ी में जहाज़ों के खड़े होने का मतलब ये है कि या तो वो खाड़ी के देशों की तरफ खाली जा रहे थे या फिर निर्यात की चीज़ों को लेकर जा रहे थे। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से पहले ही जिनको रुकना पड़ा हो, हालांकि इससे भी इनकी अहमियत कम नहीं होती क्योंकि जहाज़ जाएंगे तभी तो वापस माल लेकर आएंगे। एक मतलब ये भी हो सकता है कि ओमान की खाड़ी से लगने वाले बंदरगाहों से इनकी आवाजाही हो रही हो। लेकिन जो भी हो, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तनाव है, जो फैला तनाव और जो अब भी बरकरार है, उसने इन पर भी, इन जहाज़ों पर भी असर डाला जो फारस की खाड़ी के पूरब में थे। लेकिन बड़ी चिंता की बात रही है कि फारस की खाड़ी से आने वाले जो जहाज़ हैं उनका अटक जाना। 10 मार्च तक ऐसे 24 जहाज़ अटकने की रिपोर्ट थी। इनमें से 4 जहाज़ भारत आ चुके हैं और ये खबर हम देख चुके हैं, दिखा चुके हैं। इस खबर को लिखे जाने तक, यानी कि जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तब तक 20 जहाज़, भारत के 20 जहाज़ फारस की खाड़ी में अब भी हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बयान भी आया कि दोस्त देश भारत और इसके साथ 4 और देश, उनके जहाज़ों को जाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन 20 जहाज़ों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है कि भारत समेत 4 देशों जो कि दोस्त देश हैं, उनके जहाज़ों को जाने की मंजूरी हमने दे दी है। तो क्या जो फारस की खाड़ी में अभी 20 जहाज़ बताए जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से चले हैं, और चले हैं तो कब तक भारत पहुँचेंगे? ईरान के बारे में उमाशंकर, जैसे मैंने बताया कि 4 जहाज़ हमारे वहाँ से आ चुके हैं और हम कई सारे देशों के साथ, खाड़ी के देशों के साथ बात कर रहे हैं ताकि और भी जो हमारे जहाज़ है वहाँ से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके सुरक्षित बाहर भारत आए। तो अभी तक तो यही है, इसके आगे मेरे पास विशेष कुछ कहने को नहीं है। अब आते हैं मूल पॉइंट पर कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री के सकारात्मक बयान के बाद भी जहाज़ आने में देरी क्यों हो रही है। और ये और भी अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से बात कर चुके हैं। हालांकि उनकी बातचीत में देरी हुई, इस पर भी कई सवाल उठे, लेकिन अब वो 2 बार बात कर चुके हैं। ईद की बधाई भी दे चुके हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच तो 5-6 बार बात हो चुकी है। विदेश सचिव ईरान के दूतावास जाकर खामेनेई की मौत की मातम पुरसी भी कर चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर दिल्ली में ईरान के राजदूत से मिल चुके हैं। शिपिंग, पेट्रोलियम और ट्रेड मिनिस्ट्री जैसे और भी चैनलों के जरिए भी बात हो रही होगी। लेकिन क्या बात है कि बात बन नहीं रही।
देर सवेर सभी जहाज भारत आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में इन जहाज़ों का जल्दी आना ज़रूरी है। यह भी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है कि इन 20 जहाज़ों में से 5 से 6 जहाज़ जो हैं वो तेल गैस टैंकर हैं, और देश में गैस की तो बहुत ही ज़रूरत है, और तो और तेल का आयात भी सुचारू रूप से बनाए रखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में कह चुके हैं कि भारत ने ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत जहां पहले 27 देशों से आयात करता था, अब उसे बढ़ाकर 41 देशों तक किया जा चुका है। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास से भी एक बड़ा लंबा जहाज जो है वो एक लंबा रास्ता तय कर भारत पहुंचा, और हालांकि माल ढुलाई आदि की खर्च नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अहमियत की बात है कि वो जहाज आया। हालांकि ये ज़रूरतों को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। कई और जहाज आ रहे होंगे, इसमें भी शक नहीं, लेकिन कई एजेंसियां जो आधी अधूरी जानकारी के साथ जहाज़ों के विजुअल ऐसे पेश करती हैं मानो कि इन विजुअल्स के जरिए ही देश की ऊर्जा संबंधी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। याद रखिए कि देश को दिलासा देना एक बात है और ज़रूरत को समय से पूरा करना दूसरी बात। युद्ध जैसी स्थिति है, माहौल चुनौतीपूर्ण है, ये सभी समझ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर जनता को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कामयाबी मिल जाएगी तो बेशक ढिंढोरा पीट लीजिएगा। एक अहम पॉइंट ये भी है कि हमने अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेशक अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हो, अपने तेल गैस बेचने वाले खुद को तेल गैस जो यानी कि भारत को तेल गैस बेचने वाले देशों की तादाद 41 हो गई हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि पश्चिम एशिया ही हमारी सबसे अधिक ज़रूरत को पूरा करता है। उसके सप्लाई चेन में आई बाधा हमारे लिए चिंता का सबब लेकर आई है। सवाल है कि तमाम कूटनीतिक बातचीत के बावजूद जहाज़ों को लाने में परेशानी क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है। इसके कई पहलू हैं, कई पॉइंट हो सकते हैं और हैं भी। हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहाज़ों की पूरी तरह सुरक्षा जब तक सुनिश्चित न हो जाए, उसे पार कराने की कोशिश करना जोखिम भरा काम हो सकता है और ऐसा करना मुनासिब नहीं। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहाज़ों को पार कराने में देरी को लेकर पहला और अहम पॉइंट ये है कि ईरान की ज़रूर कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो पूरी नहीं हो पा रही होंगी या पूरी होने की प्रक्रिया में होंगी। संभावित शर्तें क्या हो सकती हैं? 2 लाख या $2 मिलियन या युआन की जो चुंगी है, ये क्या एक वजह हो सकती है? हालांकि इस बात को भारत और ईरान दोनों खारिज कर चुके हैं, दोनों ही तरफ से इससे साफ इनकार किया जा चुका है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक सवाल जो है उससे कई सवाल निकलते हैं। भारत के मामले में बेशक हॉर्मुज टोल टैक्स की बात सही ना हो, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी गई है उनमें एक ऐसी शर्त भी है जिसमें एक फ्रेमवर्क बनाने की मांग शामिल है, जिसके आधार पर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल सके। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में इस बात की तस्दीक की है, इस बात का जिक्र किया है और दुनिया के देशों को इसके खिलाफ खड़े होने की बात भी की है। खैर, उधर नहीं जाते, इस बात पर टिके रहते हैं कि भारत के जहाज़ों के आने में देरी क्यों हो रही है। टोल टैक्स नहीं तो फिर क्या वजह हो सकती है? एक अहम पॉइंट है कूटनीतिक तौर पर साथ खड़े होने की, क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स का चेयर है। ईरान की मांग है कि ब्रिक्स चेयर के तौर पर भारत ईरान पर हुए हमलों की मजम्मत करता हुआ बयान जारी करे। ब्रिक्स में जहां चीन और रूस हैं जो कि ईरान के सहयोगी समर्थक हैं, वहीं सऊदी अरब और यूएई भी हैं। तो एक मत से ऐसा कोई बयान जारी होना तो मुमकिन नहीं है जो ईरान को फेवर करता हो, और ईरान भी इस बात को समझ रहा है। तो फिर और क्या चाहत हो सकती है ईरान की? कोई लाइन ऑफ क्रेडिट जैसा मामला तो नहीं जिस पर पेंच फंसा हो। वैसे भारत ईरान को कोई सीधा कर्ज नहीं देता। हाँ, विशेष परियोजनाओं के माध्यम से लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहा है, जैसे कि चाबहार पोर्ट के विकास के लिए, और इसके लिए 400 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो देने के बाद भारत अपना हाथ जो है वो खींच चुका है, और वजह है अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर जो रियायत दी थी उससे उसने अप्रैल 2026 के बाद आगे बढ़ाना बंद कर दिया, इनकार कर दिया। लिहाजा भारत अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभाने के बाद वहां से निकल चुका है। तो क्या ईरान भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट को फिर से बढ़ाना चाहता है? क्या ऐसी उसकी मांग है?
और क्या वो सिर्फ ऐसा चाबहार को लेकर चाहता है, या फिर युद्ध से जो तबाही मच रही है वहाँ पर उसके बाद पुनर्निर्माण में भी वो भारत से सहयोग चाहता है? ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि भारत में ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फतह अली, उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया था जब हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 भारतीय जहाज़ों को आने की अनुमति मिली थी, और तब उन्होंने कहा था कि एक राजदूत के तौर पर वो मानते हैं कि आगे भारत अलग अलग सेक्टरों में ईरान के साथ सहयोग करेगा। मुझे तो लगता है कि ईरान की ऐसी कोशिश ज़रूर होगी। ईरान जानता है कि भारत सैन्य तौर पर कभी उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन विकास परियोजनाओं और मानवीय मदद के तौर पर हाथ बढ़ाने से भारत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत का पुराना स्टैंड भी तो यही रहा है, और तभी काबुल में तालिबान के आ जाने के बाद भी भारत जो है विकास परियोजनाओं को जारी रखने की जिद पर अड़ा रहा, और अब तो तालिबान की सत्ता के साथ भारत के संबंध भी बड़े ही मधुर हो चुके हैं। और फिर ईरान के मामले में तो मधुर पहले से रहे हैं, बीच में जो रुकावट आई वो अपनी जगह, और अब सवाल है कि ईरान के मामले में क्या दिक्कत है। दिक्कत है ईरान के मामले में भारत के सामने बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। हर बात में टैरिफ का धौंस दिखाने वाले और टैरिफ लगा देने वाले ट्रंप कब किस करवट बैठेंगे कोई भी नहीं समझ सकता, न समझ पाया है और न आगे भी समझ सकता है। इसलिए मोदी सरकार भी फूंक फूंक कर ही कदम रखती है, और इसलिए विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ट्रंप से डरती है। ट्रंप के हाथों विदेश नीति जो है उसको गिरवी रख दिया गया है। खैर, ये सब विपक्ष के आरोप हैं, लेकिन ईरान की कोई बात मानने में ट्रंप एक बड़ी बाधा हैं या हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। सरकार की यह भी दलील रही है कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं, वे हाल के सालों में और मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की बात करें तो, और इन देशों में भारत के 1 करोड़ से अधिक लोग या 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो रहते हैं, उनकी सुरक्षा की भी बात है। और ऐसे में अगर भारत कुछ भी ऐसा करता या बोलता है जो ईरान के पक्ष में जाता दिखे, तो इससे भारत के हितों पर चोट पहुंच सकती है। ये एक दलील है, इस दलील में दम हो सकता है, लेकिन अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ ना निकल पा रहा हो तो इसका व्यापारिक नुकसान किसको हो रहा है? यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों भी ना, जिससे भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल लेता है, या फिर कतर जैसे देश को जो हमारे एलपीजी की ज़रूरत को सबसे अधिक पूरा करता है, सबसे अधिक पूरा करने वाला स्रोत है वो। और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ निकले, ये पश्चिम एशिया के उन देशों के हित में भी है, व्यापारिक हित में भी है, जो भारत को माल बेचते हैं और भारत से खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई लेते हैं। और तो और परेशान तो ट्रंप भी हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना जहाज़ निकालने के लिए भारत ईरान के किन शर्तों को माने, किन को नहीं, इस पर अमेरिका के साथ साथ पश्चिम एशिया के देशों की अपनी राय होगी, हो सकती है और होगी, और भारत के सामने वो चुनौती पेश कर रही होगी। इस बात को समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत 3 पार्टों के बीच फंसा नजर आता है। ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, यानी कि 3 पक्ष हो गए। ईरान एक पक्ष, अमेरिका दूसरा पक्ष, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो हैं वो तीसरा पक्ष, और एक और पार्टी है इजराइल। लेकिन इजराइल को शायद इस बात का आंतरिक भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ईरान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि इजराइल को ये कॉन्फिडेंस पीएम मोदी के इजराइल यात्रा से आई हो, जो कि युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। खैर, रिसर्च का एक आंकड़ा कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया को प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल जाता है। आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि युद्ध से पहले सामान्य दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से 100 से 138 जहाज़ तक गुजरते थे, और अगर बात करें महीने की तो 3000 से 4000 तक जहाज़ जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते थे। तो एक मोटे तौर पर 3000 का ही आंकड़ा मान लेते हैं, और इनमें से 50 से 70% तक जो जहाज़ होते थे वो तेल टैंकर होते थे या गैस टैंकर होते थे, और इन्हीं जहाज़ों और टैंकरों में एक हिस्सा भारत आने वालों जहाज़ों का भी होता है। सटीक आंकड़ा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन
यह करीब 1 से 4 जहाज प्रतिदिन का माना जाता है सामान्य दिनों में। यानी कि अगर युद्ध नहीं हो रहा होता तो पिछले 30 दिनों में 30 से लेकर 120 जहाज तक भारत पहुंच रहे होते। यानी कि बात सिर्फ उन 20 जहाज़ों की नहीं है जो अभी अटके हुए हैं, बल्कि उन जहाज़ों की भी है जो जा नहीं पा रहे, और क्योंकि जा नहीं पा रहे इसलिए कच्चा तेल और गैस लेकर आ नहीं पा रहे। हम यही उम्मीद करेंगे कि यह मामला सुलझे और सप्लाई जल्दी सामान्य हो, ताकि जो ऊर्जा संबंधी जो आसन्न एक संकट नज़र आ रहा है देश को वो ना झेलना पड़े। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।